पुरुषों में एक आम समस्या है जो है लिंग के आगे की स्किन का टाइट होना, जिसे फाइमोसिस कहा जाता है। उसे लेकर कुछ आम सवाल हैं जिनका जवाब हम अपने यूरो सेंटर के एक्सपर्ट डॉक्टर रमन तनवर से लेंगे। सर, क्या फोर स्किन का टाइट होना एक आम बात है? हाँ, बिल्कुल ये आम बात है क्योंकि अगर हम ओवरऑल देखें तो इस फाइमोसिस जिसको हम बोलते हैं टेक्निकल टर्म में, इसका इंसिडेंस करीब करीब 5 से 10% होता है। और ये उन पॉपुलेशन में ज़्यादा है जहाँ पे बच्चों को टाइम से फोर स्किन को पीछे करना नहीं सिखाते नहाते धोते समय, हाइजीन मेंटेन करते समय। तो अगर मैं एवरेज बात करूँ तो कोई भी अगर यूरोलॉजिस्ट है तो दिन में उसके 5 to 10% पेशेंट्स ऐसे ही होंगे जो कि इन इश्यूज के साथ आते हैं ना। तो काफ़ी कॉमन है, दिन में मैं कम से कम 10 एक पेशेंट इस तरह से देखता हूँ जिनका फोर स्किन टाइट होता है। तो काफ़ी हद तक तो ये ऐसे भी पेशेंट होते हैं जिनको पता नहीं होता कि वो टाइट नहीं है, बट पीछे करने से कतरा रहे होते हैं। बट काफ़ी सारे इनमें ऐसे होते हैं जो ट्राई कर चुके होते हैं पीछे करने का और फिर हमारे पास आते हैं ये कह के कि सर ये ज़्यादा टाइट है, हमसे पीछे नहीं हो पाती है। अगर फोर स्किन टाइट है तो फिर क्या किया जाए? अगर फोरस्किन टाइट है तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये समझना है कि एक्चुअली फाइमोसिस है या जस्ट पिनाइल सेंसिटिविटी, जो ग्लैंड्स की हाइपर सेंसिटिविटी है उसकी वजह से हम पीछे करने से कतरा रहे हैं। तो ये समझना डिफरेंस बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आमतौर पे जब पेशेंट आते हैं तो हम उनको रिएश्योर करते हैं, काउंसिल करते हैं और फिर उनको कॉन्फिडेंस में लेके कहते हैं कि एक बार आप एक हमारे सामने करके दिखाएं इसको पीछे, है ना। तो बहुत बार पेशेंट जो हैं वो सिर्फ वहाँ छूने से कतरा रहे होते हैं, उनको लगता है सर बहुत दर्द होगा, इसके पीछे मैं नहीं कर पाता हूँ। बट फिर ऐसे में हम एक एनास्थेटिक जेली का इस्तेमाल करते हैं, उसको 2-4 मिनट देते हैं और फिर उसके बाद वो जेली लगाने के बाद काफ़ी बार पेशेंट्स जो हैं इसको पीछे कर पाते हैं। एंड पहली बार उनको समझ में आता है अच्छा ये इतना मुश्किल नहीं है। एंड देन वी टेल देम कि भाई आदत पड़ जाएगी धीरे धीरे करके, तो आप इसको रेगुलर नहाते समय करें, जहाँ पे फोर स्किन बिल्कुल सप्पल लूज हो जाती है नहाने के बाद, तब आप इसको कर सकते हैं। तो काफ़ी बार पेशेंट ऐसे करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको हमें लगता है जेन्युइनली कि हाँ ये बहुत टाइट रिंग बन रही है, ये सिर्फ सेंसिटिविटी की वजह से नहीं है या कोई फियर की वजह से नहीं पीछे कर रहे हैं, बट एक्चुअली इनको फाइमोसिस है। फिर उस कंडीशन में हम देखते हैं कि किस ग्रेड का फाइमोसिस है। तो ग्रेडिंग की कुछ वीडियोस पहले भी हमने अपलोड किए जिसमें हमने ग्रेडिंग के बारे में बताया, बट ऐसे कह सकते हैं कि माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर करके 3 ग्रेड होते हैं ये टाइट होने के, है ना। तो सीवियर वो हो गया कि बिल्कुल ही पीछे नहीं कर पा रहे, इवन यूरिन का रास्ता भी ढंग से नहीं दिख पा रहा। और मॉडरेट होता है कि यूरिन का रास्ता दिख पा रहा है, ग्लैंड्स का कुछ हिस्सा दिख पा रहा है, लेकिन ग्लैंड्स के पीछे ये फ्लैसिड शेप पे नहीं जा पा रही। और लास्ट होता है जिसको हम बोलते हैं माइल्ड, जिसमें पीछे तक जाती है बट इरेक्शन के समय थोड़ी टाइटनेस की महसूस होता है, या फिर कह सकते हैं कुछ दर्द सा महसूस होता है पेशेंट को, इस वजह से वो उसको नहीं कर पाते या इस वजह से वो वरिड होते हैं। तो अगर ये माइल्ड फाइमोसिस है या मॉडरेट भी कई बार कुछ स्टेजेस में, तो आमतौर पे हम उनको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बताते हैं, थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज बताते हैं रेगुलरली। वो अगर फोरस्किन को पीछे करते रहते हैं तो बहुत बार बिना किसी और एडिशनल चीज़ के, सिर्फ थोड़ी बहुत क्रीम से और चीज़ों से इसमें आराम पेशेंट को आने लग जाता है। और अगर हमें लगता है मॉडरेट फाइमोसिस से सीवियर फाइमोसिस के बीच में या बहुत ही सीवियर फाइमोसिस है, तब फिर हमको एक सर्जरी सजेस्ट करनी पड़ती है जिसको हम सर्कमसिजन कहते हैं। तो सर, एग्जैक्टली सर्कमसिजन क्या है और इसके फायदे और नुकसान क्या हो सकते हैं? देखिए, सर्कमसिजन का मतलब हो गया सर्जिकली हम फोर स्किन को रिमूव कर देते हैं, है ना। इसका मतलब ये नहीं है फोर स्किन को रिमूव करने का मतलब पूरी पेनिस की स्किन को रिमूव नहीं कर रहे, सिर्फ जो आगे का पार्ट होता है इसको ग्लैंड्स कहते हैं, उसके जो स्किन होती है उसी को रिमूव करते हैं बेसिकली, है ना। तो इसको हम काफ़ी विधि से कर सकते हैं, है ना, जिसमें हम पूरा भी रिमूव कर सकते हैं और थोड़ा भी रिमूव कर सकते हैं, है ना, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द पेशेंट। उसके कुछ अपने प्रॉज एंड कॉन्स है, बट अगर हम मोटी मोटी तरह से बात करें, सर्कमसिजन ऐसा प्रोसीजर जो हजारों सालों से होता आ रहा है। और बेसिकली तो ये इसलिए किया जाता था क्योंकि कुछ एरियाज में बहुत ड्राई एरियाज थे, तो वहाँ पे हाइजीन मेंटेन करने के लिए पानी की अवेलेबिलिटी कम थी, तो वहाँ पे बहुत बार लोग सर्कमसिजन के ट्रेंड में चले गए। फिर ऐसे बहुत सारे कुछ रिलीजन्स हैं जिन्होंने इसको अडॉप्ट कर लिया एज अ जनरल प्रैक्टिस। बट सर्कमसिजन के अगर हम एक्चुअल फायदों की बात करें साइंटिफिकली, तो ये है कि एक तो वहाँ पे एसटीडीज यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का इंसिडेंस कम हो जाता है। इवन देखा गया कि एचआईवी जैसे ट्रांसमिशंस भी कम हो जाते हैं। दूसरा, फिर वहाँ की हाइजीन बहुत अच्छी रहती है, तो वहाँ बदबू नहीं रहती या यूरिन की स्मेल नहीं रहती। नहाने धोने के समय उसको क्लीन करना बहुत आसान हो जाता है। और कई लोग ऐसा मानते हैं कि कई प्रेफरेंसेस हैं कुछ लोगों के, भाई कि सर्कमसाइज पीनिस ज़्यादा अच्छा समझ में आता है या अच्छा दिखता है, बट ये एक पर्सनल प्रेफरेंस हो गई है ना। नुकसान अगर हम सोचे तो देखिए, अगर किसी का बचपन में ही सर्कमसिजन कर दिया तो उनको तो कोई नुकसान महसूस होगा नहीं अपने आप में। बट हाँ, जब हम एडल्ट्स का सर्कमसिजन करते हैं जिनको पहले पता था कि कितनी सेंसेशन है या जो सेक्सुअली एक्टिव थे, तो उनमें से कुछ % पेशेंट ऐसे होते हैं, 5 से 10% के आसपास, जिनको ऐसा लगेगा कि सर हमें पहले ज़्यादा अच्छा सा सेंसेशन आता था सेक्सुअल एक्टिविटी में, और अब सर्कमसिजन के बाद थोड़ा सा ड्राई लगता है या थोड़ा सा सेंसेशन में कुछ चेंजेस लगते हैं, जिस
जिसको धीरे धीरे ज़्यादातर पेशेंट अडॉप्ट कर जाते हैं, बट कुछ पेशेंट्स को रिग्रेट भी रहता है कि सर हमने सर्कमसिजन क्यों कराया, हम पहले ही ज़्यादा अच्छा फील कर रहे थे। तो ये ऐसी चीज़ भी नहीं है जिसको हम जाके ऐसे ही रैंडमली करा लें। हाँ जी। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बहुत ही जो ज़रूरी एस्पेक्ट है सर्कमसिजन करने का, वो तब है जब फाइमोसिस इतना सीवियर हो कि उसके अंदर क्लीनिंग नहीं हो पा रही हो, है ना। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि एडवांटेज सर्कमसिजन का ये है कि हम उसमें पिनाइल कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। क्योंकि जिन लोगों में सफाई नहीं हो पा रही, स्किन को पीछे नहीं कर पा रहे, उनके अंदर धीरे धीरे करके कुछ सालों में, यानी 10, 20, 30 सालों में कैंसर बनने का टेंडेंसी रहता है। और बहुत बार पेशेंट फिर इसी के साथ हमारे पास आते हैं। तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि सर्कमसिजन के अपने एडवांटेजेस हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं कि हर पुरुष को सर्कमसिजन कराना चाहिए। ये उन लोगों को कराना पड़ता है जिनको मेडिकली कोई प्रॉब्लम है ना, या तो रिलीजियसली करा सकते हैं, सीवियर प्रॉब्लम चल रही है, हाँ, जो मेडिकल प्रॉब्लम चल रही हो, तो फिर हम यूजुअली इसको कराने की सलाह देते हैं। या फिर जैसे हमने बात की कि सेक्सुअली कुछ प्रॉब्लम आ रही है उस समय, और फिर वो स्किन को पीछे नहीं कर पा रहे या पेनफुल हो रहा है वो पूरा, तो एक मेडिकल कंडीशन बन जाती है जिसमें हम फिर फाइमोसिस को ट्रीट करते हैं। सर, टॉकिंग अबाउट सर्कमसिजन, तो इसके कौन से तरीके हो सकते हैं और बेस्ट कैसे चूज करे एक इंडिविजुअल अपने लिए? हाँ, ये देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा है, बट इसमें कुछ एक मुश्किलें भी हैं इस क्वेश्चन में। यानी कि बेस्ट को डिफाइन करना, हर किसी के लिए अलग अलग चीज़ें बेस्ट होती हैं। किसी के लिए कोई पर्टिकुलर चीज़ ज़्यादा अच्छी है, किसी को कोई और चीज़ पसंद आती है। बट सबसे पहले से आपने कहा कि किस किस तरह के सर्कमसिजन होते हैं। तो जब भी कोई पेशेंट आता है जिसको हमको लगता है सर्कमसिजन की जरूरत होगी, तो हम उसको ऐसे समझाते हैं कि देखिए, सबसे पहले आपको डिसीजन लेना है कि आपको फोरस्किन चाहिए कुछ या बिल्कुल नहीं चाहिए, है ना। यानी कि अगर हम बात करें तो कंप्लीट सर्कमसिजन चाहिए या कुछ आप चाहते हैं फोरस्किन प्रिजर्व करें जी। तो फोरस्किन प्रिजर्विंग सर्कमसिजन भी होते हैं, जिसमें कई लोग कहते हैं पार्शियल सर्कमसिजन, बट उसके अपने कुछ नुकसान है। पार्शियल सर्कमसिजन में जो रिंग होती है वो काफ़ी टाइट बन जाती है कई बार, तो वापस फाइमोसिस हो जाता है। तो फिर अब हमने उसमें एक वेरिएशन ऐड किया था, इंटरनल प्रीप्यूशियल सर्कमसिजन, है ना, जिसके अंदर हम बेसिकली एक तरह से फोरस्किन को प्रिजर्व करते हैं, लेकिन रिंग जो है वो बाहर नहीं रहती, रिंग ग्लैंड्स के जस्ट पीछे रहती है। वो एक स्पेशल टेक्निक है। तो सबसे पहले तो मरीज को डिसाइड करना पड़ता है कि भाई हमें टोटल निकलवाना है स्किन को या कुछ हिस्सा उसका छोड़ना है, ग्लैंड्स को बचाना है, प्रोटेक्ट करना है। तो जब मरीज ये डिसीजन ले ले, तो इसमें भी 2 इंपॉर्टेंट बातों का आधार होता है कि अगर कोई मेडिकल कंडीशन है जो स्किन की है, जो दोबारा आ सकती है, तो फिर हम खुद ही कहते हैं कि आप पार्शियल पे ना, जैसे डायबिटिक पेशेंट्स हैं अगर मान लीजिए, तो उनमें काफ़ी बार हम सलाह देते हैं कि नहीं, आप अब पूरी ही निकलवा लीजिए, क्योंकि कल को फिर इसमें फिर से दिक्कत आ सकती है। या कुछ स्किन की कंडीशन है, जैसे बैलेनाइटिस ज़ेरोटिका ऑब्लिटरेंस बोलते हैं या लाइकन स्क्लेरोसिस बोलते हैं। तो इन कंडीशन में भी क्या होता है कि बीमारी दोबारा आगे आ जाती है, तो उनमें भी हम काफ़ी बार यही सलाह देते हैं कि आप इसको पूरा ही निकलवाइए, है ना। और अगर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, जैसे फाइमोसिस के लिए पेशेंट करा रहे हैं और वो चाहते नहीं से हम तो फोरस्किन को प्रिजर्व करना चाहते हैं, तो फिर हमें सलाह देते हैं कि आप पार्शियल भी सोच सकते हैं। अब फिर जब पेशेंट कहता है कि नहीं हमें टोटल निकलवानी है, तो फिर 3 विधि आ जाती हैं। या तो अब वो हम ट्रेडिशनल वे में निकाल सकते हैं, सिजर्स से, ब्लेड से, और फिर उसमें टाँके लगा सकते हैं। ये टाँके घुलने वाले होते हैं, ऐसी कुछ चिंता वाली बात नहीं होती। या फिर हम कई बार स्टेपलर का इस्तेमाल करते हैं ना। स्टेपलर्स बहुत सारी कंपनीज के आते हैं, अलग अलग कंपनीज के से अलग अलग उनके नाम है और अलग अलग तरह से उनका मार्केटिंग किया जाता है। बट स्टेपलर्स इन जनरल कैसे काम करते हैं कि एक डिवाइस होती है जिसको हम वहाँ लगाते हैं और 2 ही मिनट में प्रोसेस हो जाता है, और उसमें फिर स्टील के पिन्स लग जाते हैं और एक ब्लेड उसको कट करता है, एक सिलिकॉन रिंग छोड़ देता है, और उसके ऊपर कुछ जैसे स्टेपलर के पिन होते हैं ऐसे छोटे छोटे पिन्स लग जाते हैं। अब स्टेपलर सर्कमसिजन एक बहुत ही फास्ट तरीका है, क्योंकि इसमें कई लोगों को थिएटर में बहुत घबराहट होती है कि सर इतनी देर हम नहीं करा पाएंगे, हमको घबराहट होगी, तो हम स्टेपलर ऑफर कर सकते हैं। बट हम मरीज को बताते हैं कि 5 से 10% ऐसे मरीज होंगे जिनके अंदर वो पिन रह जाती हैं, मतलब वो निकलती नहीं है, तो फिर हमें फिर उनको मैनुअली रिमूव करना पड़ता है। या कई बार वो रिंग जो है वो लटकी सी रहती है, तो मरीज परेशान होता है, वो उसको खींच नहीं सकता बाहर, फिर ब्लीडिंग हो सकती है या दिक्कत हो सकती है। या कई बार वर्स्ट कंडीशन ये होती है कि वो जो पिन्स हैं वो स्किन के अंदर धंस जाती हैं, यानी फिर ऑपरेशन करके ही उनको निकाला जाता है कई बार। तो ऐसे भी हमको एक बार काउंसिल करना पड़ता है कि आप स्टेपलर करा सकते हैं, पर ये इसके एडवांटेज हैं और ये इनके डिसएडवांटेज है। प्लस स्टेपलर की एक अपनी कॉस्ट होती है जो बहुत बार इंश्योरेंस नहीं पे करती, तो वो पेशेंट्स को खुद पे करनी पड़ती है। और फिर लास्ट विधि अगर फुल सर्कमसिजन कराया जाए तो लेजर की होती है, यानी कि इसमें कटिंग जो है लेजर द्वारा की जाती है। अब इसमें लेजर्स बहुत तरह की हैं, तो कई बार ये कहा जाता है कि लेजर अच्छी नहीं है, बर्न कर देती है। बट जो अच्छी लेजर्स हैं, जो मतलब काफ़ी महंगी होती हैं, करीब अगर हम कॉस्ट वाइज बात करें तो एटलीस्ट 25 लाख से 50 लाख के आसपास की लेजर्स होती हैं, तो वो काफ़ी अच्छी लेजर्स होती हैं। उनके द्वारा अगर किया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि उसमें ब्लीडिंग नहीं होती है, स्वेलिंग कम से कम होती है, तो एक बड़ा स्मूथ सर्कमसिजन का कट आता है, हीलिंग भी बहुत अच्छी होती है। बट
एक और मिस धारणा जो लोगों की रहती है, जिसको कहते हैं कि कई लोगों ने गलत समझ लिया या बहुत गलत प्रचार हो गया जिसकी वजह से कि वो कहते हैं कि लेजर में टाँके नहीं आते। लेजर में टाँके आते हैं, वही घुलने वाले टाँके जो नॉर्मल सर्कमसिजन में लगाते हैं वो लेजर में भी आते हैं, है ना। तो वो धीरे धीरे करके अपने आप निकल जाते हैं। तो लेजर का फायदा बस यही है कि क्लीन कट होता है, ब्लीडिंग बिल्कुल मिनिमम होती है, उसको भी यूज करते हैं। तो सबसे महंगी यूजुअली सर्कमसिजन लेजर सर्कमसिजन होती है ना। तो ये कुछ जनरल बातें हैं, इनमें से कुछ चुनना होता है। अब हम ये नहीं कह सकते कि ये बेस्ट है। किसी को अगर जल्दी से जल्दी सर्कमसिजन कराना है तो स्टेपलर पे जा सकता है, किसी को सबसे सस्ता फॉर्म में कराना है तो वो क्लासिकल सर्कमसिजन पे जा सकता है, और किसी को लगता है कि सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी से कराना है और पैसे की ज़्यादा कोई वैल्यू उस समय नहीं दिख रही है, जल्दी रिकवरी चाह रहे हैं, तो हम शायद लेजर सर्कमसिजन को चुन सकते हैं। या कोई ऐसा और भी कोई तीसरा चौथा सर्कमसिजन हो सकता है जो और कोई डॉक्टर एनर्जी सोर्स यूज करते हैं स्किन को काटने के लिए, उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब आते हैं पार्शियल सर्कमसिजन में। अब पार्शियल में स्टेपलर से करना ठीक नहीं है, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि अगर हम स्टेपलर से करने की कोशिश करेंगे तो हम काफी बार एक रिंग बना के छोड़ देंगे ना। तो क्योंकि हम आईपीसी करते हैं पार्शियल में, तो आईपीसी को तो हम स्टेपलर द्वारा नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें डिफरेंशियली हमें आउटर स्किन और इनर स्किन को अलग अलग छोड़ना होता है। स्टेपलर दोनों को इकट्ठे काटता है ना, और इकट्ठे सील करता है। तो उसमें या तो सिजर्स से कर सकते हैं या फिर लेजर से कर सकते हैं। तो ये कुछ मेथड्स हम पेशेंट के सामने ही रख देते हैं कि आप इनमें से कुछ चुन सकते हैं, इनके अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। और अगर कोई दर्शक हमारे जानना चाहें इनके पर्टिकुलर एडवांटेजेस, तो हमारे सारे अलग अलग हमने पहले भी इन पे चर्चा इंडिविजुअली भी किया, उन पे सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो इनमें से कुछ ना कुछ फिर चुना जाता है। हाँ जी सर। सर्कमसिजन जैसे किसी ने करा लिया तो उसके बाद किन चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए, और वो कब दोबारा सेक्सुअल एक्टिविटी या किसी चीज़ में एंगेज हो सकते हैं? देखिए, सर्कमसिजन जो है एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है। पेशेंट्स कई बार कहते हैं कि सर इसमें बहुत दर्द तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। तो देखिए, ऑपरेशन में तो कोई भी दर्द नहीं होता, और मैं कहूँगा 90% पेशेंट्स जो हैं उनको ऑपरेशन के बाद जो वो नेक्स्ट डे ड्रेसिंग कराने आते हैं, हमारे हर पेशेंट नेक्स्ट डे एक बार ड्रेसिंग कराना सीखने आता है। तो 90% लोग कहते हैं कि सर हमें तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, मालूम ही नहीं चला। तो इस हिसाब से एक तो डरने की जरूरत नहीं होती है, बिल्कुल एक नॉर्मल प्रोसीजर है, बहुत सालों से होता आ रहा है, सेफ प्रोसीजर है। बट देखिए, कोई भी चीज है उसके कुछ ना कुछ रिस्क तो होते ही है ना। तो वो किस पेशेंट में वो रिस्क होंगे ये कहना मुश्किल है, पर बहुत ही कम पेशेंट्स में ये रिस्क होते हैं। अब बात करते हैं इसकी रिकवरी की। तो जैसे मान लीजिए कि आपने डिसीजन आज लिया कि आज हमें सर्कमसिजन कराना है डॉक्टर, है ना। तो यूजुअली उससे पहले हम बुला के क्रीम लगा देते हैं पेशेंट को, जो कि हाफ एन आवर 1 आवर के लिए रहती है। उसके बाद सुई का भी दर्द नहीं होता, है ना। और फिर उसके बाद थिएटर में मरीज को शिफ्ट करते हैं। फिर एक छोटे से कुछ 1-2 नीडल्स लगाए जाते हैं, जिनसे वहां के एरिया को सुन किया जाता है, एनेस्थेटाइज किया जाता है। ये बहुत ही मतलब कह सकते हैं पेनलेस प्रोसेस है। उसके बाद कुछ मालूम चलता ही नहीं। फिर 15-1 मिनट में ज्यादा से ज्यादा कोई भी आप फॉर्म चुने, 15 मिनट में सर्कमसिजन हो जाता है आमतौर पे, है ना। फिर पेशेंट को रूम में शिफ्ट कर देते हैं, तो कुछ दवाइयां गोलियां दे देते हैं जिससे आगे दर्द ना हो। आमतौर पे मरीज फिर घंटे भर में अगर सब ठीक रहा तो घर जाते हैं, डिस्चार्ज जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं। और कोई इंश्योरेंस के पेशेंट हैं जहाँ, या कोई ऐसे कंप्लायंसेस हैं जो मेंटेन करनी है जहाँ पे हमें कुछ लंबा रखना है, तो वहाँ हम कई बार एडमिट भी कर लेते हैं पेशेंट्स को। फिर नेक्स्ट डे क्या होता है, उनकी ड्रेसिंग के लिए उनको आना होता है। तो पट्टी जो है यूजुअली हमारे मेडिकल ऑफिसर्स ही कर देते हैं, सिखा देते हैं। और फिर वो पट्टी हो जाने के बाद फिर पेशेंट खुद उस पट्टी को करते हैं। तो यूजुअली क्या होता है कि पेशेंट 2nd या 3rd डे से पहले नहा लेते हैं, पट्टी गीली हो जाती है, पट्टी को हटा देते हैं, फिर नई पट्टी खुद कर लेते हैं। इस तरह से 1 से 2 हफ्ते तक पट्टी को लोग करते हैं। ये वो लोग करते हैं जिनका फुल सर्कमसिजन हुआ है। और पार्शियल वालों में कई बार ये होता है कि कुछ दिन में स्किन आगे आने लग जाती है, स्वेलिंग पर डिपेंड करता है। कई लोगों की बहुत जल्दी आ जाती है, कई लोगों की बहुत लेट आती है। तो जब वो स्किन आगे आने लग जाए तो फिर पट्टी की जरूरत नहीं रहती। तो ये एक एडवांटेज कह सकते हैं कि हमारे जो आईपीसी का या कोई पार्शियल टाइप के सर्कमसिजन का रहता है। और उसके बाद फिर जैसे नॉर्मल काम पे जाना है, तो क्योंकि 1-2 दिन आदमी थोड़ा कॉन्शियस होता है, तो हम कहते हैं भाई 1-2 दिन आप काम पे मत जाइएगा, आप वीकेंड पे करा लीजिए। और उसके बाद फिर पेशेंट अपने काम पे जा सकते हैं, और 2 हफ्ते तक ये पट्टी करते हैं। और उसके बाद यूजुअली ग्लैंड्स जो है एनवायरनमेंट के आदी हो जाता है, तो फिर वो ओपन रखना ईजी हो जाता है। और फिर अगर हम बात करें सेक्सुअल एक्टिविटी की, तो करीब 6 हफ्ते में हम मानते हैं कि वुंड के अंदर अच्छी स्ट्रेंथ आ जाती है। तो हम कहते हैं कि कॉन्डम्स के साथ या लुब्रिकेंट्स के साथ, ताकि डायरेक्ट उस टाँके पे जोर ना आए, आप उनके साथ सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं। इवेंचुअली फिर सब चीजें नॉर्मलाइज हो जाती हैं। ठीक है सर। तो ये इसकी एक रिकवरी है।